हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीएड का एनवायरमेंटल एजुकेशन का पेपर, बीएड सेकेंड सेमेस्टर। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, और इसी में जो जो कॉन्सेप्ट आते रहेंगे वो हम क्लियर करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। तो गुड टेस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो याद रखिएगा, वैलिडिटी, वैधता, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मतलब कोई भी चीज़ आपको कम्प्लीटली कवर करनी है ब्रॉडर एस्पेक्ट में, तो उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिवनेस। तो बताइए गुड टेस्ट के क्या होंगे कैरेक्टरिस्टिक? तो याद रखिएगा, गुड टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक तीनों होती हैं, मतलब जो आंसर होगा वो है आपका ऑल ऑफ दीज। फिर सेकेंड क्वेश्चन आपका, द टीचर इज़ मेकर ऑफ मैन। ये किसने कहा है? हु सेड? ड्यूई, कबीर, रॉस, जॉन एडम। तो ये याद रखिएगा, द टीचर इज़ द मेकर ऑफ मैन किसने कहा है? जॉन एडम ने कहा है। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्लांटेशन इज़ यूजफुल इन। ऑप्शन ए, डिक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ CO2, इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ O2, सी, हैवी रेनिंग, या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, जब हम पेड़ लगाते हैं प्लांटेशन, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। क्या हेल्पफुल होते हैं? जो CO2 का कंसनट्रेशन होता है वो घटता है, O2 का कंसनट्रेशन क्या होता है? बढ़ता है। तभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस करने में क्या करता है? मदद करता है। और हैवी रेनिंग, तो जाहिर सी बात है, जब आपका ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, और रेन क्या होगी? आपकी ज़्यादा होगी। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। WWF का फुल फॉर्म क्या है? तो WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन बी आपका वर्ल्ड वुमेन लाइफ फंड। ऑप्शन सी आपका वर्ल्ड वेल फंड, या डी, नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पुराने हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे किसी के फुल फॉर्म है आपके, ठीक है, या फुल नेम आपसे पूछ लिया जाए, या फिर कौन सी चीज़ कब इस्टेब्लिश्ड हुई है, या किसने क्या सेंटेंस कहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको जो है पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस रखिए, और ये कुछ आपके जो है स्टैटिक होते हैं, चेंज कभी नहीं होते हैं। तो एक बार आप पढ़ लेंगे, उसको याद रखिए, नोट कर लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर वॉज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1916, 1920, 1921 या 1936। तो याद रखिएगा, कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1916 में, 1916। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल नेम ऑफ NGRI। तो NGRI का फुल फॉर्म क्या है? तो NGRI का फुल फॉर्म है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो पहला है आपका नेशनल ग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो क्या होगा आंसर? दैट इज़ ऑप्शन बी, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए जो हिंदी मीडियम है वो भी इससे लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाला नहीं है। हम बाइलिंगुअल जो है आपको समझाते जा रहे हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और NEERI का मीन्स क्या होता है? और ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा जल्दी आपको याद हो जाएगा, और आपको टिक ही तो लगाना है। तो NEERI का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा है आपका नेशनल एजुकेशनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तीसरा है आपका नेशनल एजुकेशनल अर्निंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जब भी आप कुछ ऐसे क्वेश्चन में फंसी तो याद रखिएगा, हम क्या पढ़ना है? इन्वायरमेंट। पेपर क्या है? इन्वायरमेंटल का। तो रिलेटेड किससे होगा? इन्वायरमेंट से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दैट इज़ नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वॉज मेड इन। कब ये फॉर्म हुआ था? 1970, 1974, 1975 या फिर 1976। तो याद रखिएगा कब हुआ था? 1976 में। तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी आपको 8 दिए गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 23 मार्च, 24 मार्च या फिर 25 मार्च। तो याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10th, दैट इज ओजोन डे इज़ ऑब्जर्व ऑन। तो ओजोन डे आपकी कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका 15 सितंबर, सेकेंड है 16 सितंबर, सी है 17 सितंबर, या फिर 18 सितंबर। तो याद रखिएगा आपका कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। फ्रॉम विच लेटिन वर्ड द वर्ड कंजर्वेशन इज़ डिराइव्ड। तो वर्ड कंजर्वेशन आपका किससे डिराइव करा गया है? तो कॉर्न, कॉर्न, कोन, या नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा
कंजर्वेशन के कौन से डिराइव किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिजर्वेशन इज अ सैक्रिफिकेशन बाय प्रेजेंट जनरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन, हु सेड। फिर से एक बार स्टेटमेंट, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ते हैं, अगर नहीं याद रहेंगे तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनको याद करने के लिए देखिए, प्रिजर्वेशन इज अ सैक्रिफिकेशन बाय प्रेजेंट जनरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। किसने कहा, फ्रेंच ने कहा, रॉस ने कहा, किलपैट्रिक ने कहा या एले ने कहा। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी एले, ठीक है। फिर है फुल फॉर्म ऑफ EIS, अगेन फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट। EIS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ऑप्शन है आपके इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेकेंड है एजुकेशन इंफॉर्मेशनल सिस्टम, थर्ड है आपका एजुकेशनल इंटरनेशनल सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा तो ही ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज़ वर इंक्लूडेड इन अर्थ कॉन्फ्रेंस 1992। तो अर्थ कॉन्फ्रेंस 1992 में कितनी कंट्रीज़ इंक्लूडेड थी, 176, 177, 178 या फिर 179। तो कितनी थी, 176 थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट आर, क्या है, पहला है ऑप्शन एक्युमुलेशन एस्पेक्ट, दूसरा है आपका कंजर्वेशन एस्पेक्ट, या फिर ए एंड बी बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए एंड बी बोथ है, ओके। एक्युमुलेशन एस्पेक्ट भी होता है और कंजर्वेशन एस्पेक्ट तो होता ही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इज़ अ मेन ऑर्गन ऑफ, किसका मेन ऑर्गन है, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, स्कूल, नन ऑफ द अबव। तो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस किसका होगा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो करेक्ट आंसर इज़ बी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द अप्रोचेज ऑफ करिकुलम इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन आर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी एंड जियो साइंस, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी, जियो साइंस सभी चीज़ जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के करिकुलम में इंक्लूड होती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आपको लगेगा कि बायो और एटमॉस्फेरिक साइंस ही होगी, नहीं, इकोलॉजी भी होती है और कुछ कुछ हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जैसे आपका कंपोजिशन ऑफ एयर का क्या कंपोजिशन है, वाटर साइकिल, तो ये सब कुछ भी थोड़ी सी आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी करिकुलम इंक्लूड हो जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल करिकुलम डेवलपमेंट शुड बी, कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ऑप्शन बी सोसाइटी सेंटर्ड होना चाहिए, ऑप्शन सी एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए, डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो प्रिंसिपल है, जो एजुकेशनल करिकुलम है वो क्या कैसा होना चाहिए, तो चाइल्ड सेंटर्ड होगा, जाहिर सी बात है कि बाल केंद्रित होगा, सोसाइटी सेंट्रिक भी होगा और एक्टिविटी सेंट्रिक होगा, एक्टिविटी उसमें बेस्ड चीज़ें होंगी, तभी बच्चों को क्या होगा, इंटरेस्ट होगा इन्वायरमेंटल बेस्ड इन्वायरमेंटल एजुकेशन में, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कुरेरे हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैंग्वेज, किससे जो है ये डिराइव करा गया है, तो ग्रीक, जर्मन, लेटिन, फ्रेंच। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ लेटिन। मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट आर, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट का मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो फर्स्ट है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, बी है एसिड रेन, सी है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें जो है आपका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईयर इंक्रीज़ हो रहा है। फिर बात करते हैं एसिड रेन की, तो एसिड रेन में जो रेन होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कंटेन होती है, तो वो एसिड रेन होती है, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें नुकसान हो जाती है। फिर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज़ की वजह से, उसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल होते हैं जिसकी वजह से ओजोन में एक छेद हो रहा है, ठीक है। और जो हार्मफुल सनरेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, वो क्या हो रही हैं, आ रही है, जिसकी वजह से ह्यूमन और भी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप कहेंगे तो इन पर जो है छोटी छोटी सी हम स्लाइड्स डाल देंगे, वीडियोस बना के डाल देंगे, और या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल ऑफ एग्जीबिशन आर मेड स्टूडेंट्स, टीचर्स, मार्केट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी एग्जीबिशन का मटेरियल होगा वो जाहिर सी बात है स्टूडेंट बनाएंगे, हेल्प टीचर्स कर सकते हैं, मटेरियल हम सामान ला सकते हैं, लेकिन जो बनाएगा वो स्टूडेंट ही बनाएगा, तभी क्या होगा, फ़ायदा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डज़ नॉट कम इन 3 आर ऑफ गांधी जी।
तो गांधी जी के 3R में क्या चीज़ नहीं होती है? रीडिंग, राइजिंग, राइटिंग या फिर अरिथमेटिक। तो अगर हम बात करें 3R ऑफ गांधी जी, तो राइजिंग नहीं होती, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। गांधी जी ने कहा था रीडिंग ज़रूरी है, राइटिंग और अरिथमेटिक, बेसिक एजुकेशन पर इन्होंने जोर डाला था। फिर है हु इज़ द फाउंडर ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड के कौन फाउंडर है? देखिए ये कुछ मेथड्स हैं तो जो अगर आप पढ़ेंगे पेडागोजी में भी, वहाँ पे भी आपके हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड या एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पूछ लिया कि फाउंडर कौन है प्रोजेक्ट मेथड का। पहला ऑप्शन आपका किलपैट्रिक, दूसरा है फ्रोबेल, तीसरा है ड्यूई, चौथे है प्लेटो। तो कौन होगा? किलपैट्रिक, KP, ठीक है। किलपैट्रिक, नामी में P आ रहा है तो प्रोजेक्ट से आप लिंक कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट मटेरियल्स आर यूज्ड बाय रीयूज, रिसाइकिल, रीपर्पस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो वेस्ट मटेरियल्स क्या हो सकते हैं? हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, आप 3R कर लीजिए, दैट इज़ रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल, ठीक है। जो भी हमारा पर्पज़ है हम फिर से उसको यूज़ कर लें, फिर से हम रिसाइकिल कर सकते हैं। जो चीज़ हमारी यूज़ में नहीं है हम उसको जो है कबाड़ वाले को बेच देंगे, फिर वो चीज़ें दूसरी जगह जाएंगी और इंडस्ट्री में जा करके वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? रिसाइकिल हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ फील्ड ट्रिप आर शॉर्ट फील्ड ट्रिप, नॉर्मल फील्ड ट्रिप, ब्रॉड फील्ड ट्रिप, ऑल ऑफ द अबव। तो हर तरीके की होती है, शॉर्ट भी होती है, नॉर्मल भी होती है, ब्रॉड भी होती है। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फील्ड ट्रिप, तो फील्ड ट्रिप का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला ऑप्शन है टू गेन न्यू एक्सपीरियंस, बी है टू गेन न्यू इन्फॉर्मेशन, सी है टू गेन ओरिजिनल नॉलेज, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी हम फील्ड ट्रिप पे जाते हैं तो हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें नई नई मिलती है जो कि हमें बुक्स में अवेलेबल नहीं हो सकती, नहीं मिल सकती, और हमें जो नॉलेज होती है वो ओरिजिनल हमें मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इवैल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूइंग, नॉर्मल, वेरी नॉर्मल या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो इवैल्यूएशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब लगातार बच्चे का इवैल्यूएशन होता रहना चाहिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज़ अ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक टेक्निक या फिर A एंड B, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो कैसा है? वो आपका है साइंटिफिक मेथड, ओके। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज़ अ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक टेक्निक नहीं होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्पेक्ट्स ऑफ सेमिनार आर। तो जो सेमिनार कंडक्ट होते हैं उनका क्या एस्पेक्ट होता है? पहला आपका प्लानिंग, दूसरा आपका डिवीजन ऑफ वर्क, तीसरा एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस, हु प्रूव्ड। एजुकेशन ट्राइपोलर प्रोसेस है, किसने कहा था? पहला है ब्लूम, दूसरा है टैगोर, तीसरा है गांधी जी एंड फोर्थ इज़ रॉस। तो कौन किसने कहा था? ब्लूम ने कहा था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ WCED। देखिए जितने भी आपको फुल फॉर्म मिल रहे हैं आप एक जगह लिखते रहिए, जब आप रिवीजन करेंगे एग्जाम टाइम में तो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो WCED का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, सी वर्ल्ड करेक्शन ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, या डी नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, ना ए है, ना बी है, ना सी है। अब आप कमेंट करके हमको WCED का फुल फॉर्म बताएंगे और फिर हम कमेंट में आपको जो है पिन कर देंगे कि फुल फॉर्म क्या है, ओके। चलिए ये आपका होमवर्क है कि आप बताएंगे फुल फॉर्म WCED का करेक्ट फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट अमंग द फॉलोइंग द लेटर E स्टैंड्स फॉर यूनेस्को, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, एजुकेशनल या फिर डी ईस्टर, ठीक है। अब आपका एक और होमवर्क है कि आप यूनेस्को का भी फुल फॉर्म बताएंगे कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, ओके। तो जो करेक्ट आंसर है वो है एजुकेशनल। अब आप यहाँ पे इन्वायरमेंट टिक कर देंगे कि हम इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो इन्वायरमेंट ही करेक्ट आंसर है। नो, यूनेस्को में E स्टैंड फॉर एजुकेशनल। जब करेक्ट आप फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जिसका करेक्ट आंसर होगा उसको पिन कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मेथड ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन अमंगस्ट द फॉलोइंग। तो पहला है ऑप्शन आपका है स्टेटमेंट मेथड्स, दूसरा आपका शोइंग मेथड्स, सी इज़ डूइंग मेथड्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज़ आपका ऑल ऑफ द अबव, दैट इज़ स्टेटमेंट मेथड भी होता है, शोइंग मेथड भी होता है, डूइंग मेथड भी होता है। डी यू का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉप्सन यूनिट, डेल्टा। स्पेसिफिक चैप्टर चाहिए, स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए तो भी आप बता सकते हैं, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर एक्ट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम।
1981, 1991, 1992, 1993। तो याद रखिएगा एयर एक्ट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम 1981। ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, ये सब आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये जब आप पेपर देंगे बीएड के तब आपको समझ में आएगा कि काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी ओजोन। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड मेन पूछा गया है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो अभी हमने जब ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में पढ़ा था ऑप्शन में, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि ओजोन लेयर डिप्लीशन किस वजह से होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है, दैट इज CFC। जो गैस कहाँ से निकलती है? तो वो आपकी रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर से निकलती है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन किसकी वजह से होता है? तो CFC दैट इज़, या फिर अगर इसको इलेबरेट करके लिखा होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वो भी करेक्ट आंसर होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर इज़ फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो याद होगा ओजोन लेयर कहाँ पे आपको फॉर्म होती है? दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्फेयर इन एटमॉस्फेयर आर। एटमॉस्फेयर में कितने स्फेयर है? नंबर ए 3, B 4, C 5, D नन ऑफ देम। तो करेक्ट आंसर इज 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट इज एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। हु सेड? ये किसने कहा था आपसे? इन्वायरमेंट इज एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। तो करेक्ट आंसर इज, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, रॉस, विडार्ट, ओडम एंड गिसबर्ट। तो ये क्या कहते हैं? गिसबर्ट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज आर। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या है? तो पहला है नेचर एक्टिविटीज़, बी इज़ ह्यूमन एक्टिविटी, सी इज़ ए एंड बी बोथ एंड डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो जाहिर सी बात है सी दैट इज़ ए एंड बी बोथ, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नेचर एक्टिविटीज़ बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। फिर है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस यूज इन कहाँ यूज़ होती है? देखिए ये भी आपको मिल गया। तो AC एंड रेफ्रिजरेटर बोथ, ये अभी हमने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉइज पॉल्यूशन इज अनवांटेड साउंड डम्प्ड इनटू द एटमॉस्फेयर विद रिगार्ड टू द एडवर्स इफेक्ट्स इट मे हैव। हु सेड? ये किसने कहा था? PD शर्मा ने, रॉस ने, टांसले ने या फिर ओडम ने? तो ओडम ने कहा था नॉइज पॉल्यूशन इज अनवांटेड साउंड डम्प्ड इनटू द एटमॉस्फेयर विद रिगार्ड टू द एडवर्स इफेक्ट्स इट मे हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बना? 1986, 68, 70 या फिर 72। तो याद रखिएगा 1986। वाटर एक्ट भी आ गया, एयर एक्ट भी आ गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी आ गया आपका। तो तीनों एक्ट बहुत अच्छे से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर, पॉल्यूटेंट्स के टाइप्स कौन है? नॉन डिकम्पोजेबल, डिकम्पोजेबल, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज सी दैट इज ए एंड बी बोथ। नंबर ऑफ पॉल्यूशन आर, कितने टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं? A 4, B 5, C 6, D 7। तो याद रखिएगा दैट इज 5 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर देयर। बर्निंग प्लास्टिक इज अ सोर्स ऑफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बर्निंग जो प्लास्टिक है वो कैसा सोर्स है आपका? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो जाहिर सी बात है ये आपको पता है कि जब प्लास्टिक बर्न करते हैं तो उससे जो स्मोक निकलता है वो डायरेक्टली हार्मफुल हो आपका जाता है हवा में, तो जो है एयर पॉल्यूशन फैलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लास्टिक इज अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। देखिए प्लास्टिक को बर्न कर रहे हैं तो एयर पॉल्यूशन, वरना प्लास्टिक कैसा है तो क्रिएट करेगा दैट इज सॉइल पॉल्यूशन। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अभी पढ़ चुके CO2, O2, ए एंड बी बोथ नन ऑफ द अबव। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? CO2। वहाँ पढ़ा था ग्रीन हाउस गैस। तो थोड़ा से क्वेश्चन एक जैसे है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया था, आंसर सेम है। प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज, तो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम क्या है? हाई पॉपुलेशन, हाई टेम्परेचर, इंडस्ट्रियलाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूशन इज ड्यू, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट 50 क्वेश्चन की 50 क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे हर वीडियोस में, और आप देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप जो है सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो है अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करना ना भूलिए।